सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है विच इज लेंस निर्माता का सूत्र। हमने इस डेरिवेशन से चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको तब बनेगा जब आप इसके बारे में जानते हैं, दैट इज अपवर्तन सूत्र। इसको मैंने उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दोनों के लिए प्रूफ कराया हुआ है। इसमें क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, म्यू1 माध्यम से प्रकाश किरण अगर म्यू2 माध्यम में जाती थी तो अपवर्तन सूत्र होता था दैट इज म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू, दैट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपवर्तन सूत्र। खैर, सो लेंस निर्माता का जो सूत्र है उसके डेरिवेशन में हमको इसकी जरूरत पड़नी है। लेंस निर्माता का सूत्र 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, हर साल तो नहीं कहना चाहिए बट 1-2 साल के डिफरेंसेस में पूछ लिया जाता है। सो आप इसको बहुत अच्छे से आज की डेरिवेशन को समझना और वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ अलग मिलता है, मैं आपको थोड़े अलग तरीके से कराने वाला हूँ। वो प्रूफ काफी ईजी होगा, आप एनसीईआरटी भी रेफर करना, दोनों में आपको देखना कौन सा प्रूफ ज्यादा ईजी लगता है। खैर, लेंस निर्माता के सूत्र की तरफ चलते हैं, करते हैं प्रूफ। मैं चाहता तो डायग्राम पहले से बना के रखता, पर आपको यहाँ डायग्राम की फॉर्मेशन समझना जरूरी है कि वो इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। सो अब देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पर एक लेंस बना लिया, ठीक है। एंड अब इसका यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सो इसका मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। यहाँ पर सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है O, ऑब्जेक्ट O से ये लाइट रे इंसिडेंट हुई पहली सरफेस पे। यहाँ ध्यान से देखो, 2 सरफेस होती है, ये पहला उत्तल पृष्ठ, ये दूसरा उत्तल पृष्ठ। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में ये सरफेसेस बनती कैसे है? ये किसी गोले को काट के बनती है। किसी गोले को अगर यहाँ से काटेंगे तो देखो ये सरफेस बन के तैयार होगी, यहाँ से काटेंगे तो ये सरफेस बन के तैयार होगी। अब सुनना, इस सरफेस के लिए सेंटर इसके राइट साइड होगा। सो इस सरफेस के लिए अगर मैं इस सरफेस के इस पॉइंट को नाम दे दूं P1, तो इस सरफेस के लिए सेंटर यहाँ कहीं होगा, विच इज कॉल्ड C1, विच इज कॉल्ड C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और सेंटर से सरफेस पर जो भी लाइन ड्रॉ होती है वो 90 डिग्री बनाती है। सो इस सेंटर से इस सरफेस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री बनाएगी, जो यहाँ अभिलंब का कार्य करेगी, जो यहाँ अभिलंब का कार्य करेगी। ये हमारा अभिलंब बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखना, बाहर जो माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक मान ले रहे हैं म्यू1, और अंदर जो माध्यम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले रहे हैं म्यू2। सो अब देखो, प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? म्यू1 से म्यू2, और हमने ये भी माना हुआ है कि म्यू1 छोटा है म्यू2 से, तो ये जो बाहर वाला माध्यम है होगा विरल और अंदर जो माध्यम है वो होगा सघन। तो प्रकाश किरण जा रही है विरल से सघन। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक गई, थोड़ी बैंड हुई ना, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। सो ये पहली सतह से इसका रिफ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। अब इस दूसरी सतह से अपवर्तन होगा। ये देखो, ये दूसरी सतह, ये सेकंड सरफेस है, इसको अगर मैं नाम दे दूं P2, सो ये वाली देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। अब सो अब देखो, इस सरफेस के लिए ये वाली सरफेस है, इस सरफेस के लिए सेंटर इसका लेफ्ट साइड होगा। सो इस सरफेस का सेंटर सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं पर है, दैट इज C2, और इससे इस पर नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमारा अभिलंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। सो हमने नॉर्मल फॉर्म कर लिया कुछ इस तरीके से। स्केल गंदा है पर चल जाएगा, काम तो आ रहा है। सो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब देखो, ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब अंदर जो माध्यम है वो म्यू2 है, बाहर जो माध्यम है फिर से म्यू1 है। फिर से यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये देखो दूसरी सतह से प्रकाश किरण इस बार सघन से विरल जाएगी। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल जाएगी तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर झुकना था तो ये दूर हट जाएगी, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगी। सो ये इमेज बन के तैयार हो गई उसकी आई। बट यहाँ थोड़ी सी कहानी है, कहानी अभी कंप्लीट क्यों नहीं होती ये भी सुन ले ध्यान से। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी? आई पर। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इस सरफेस को नाम दे दूं AP1B, तो देखो AP1B के लिए ये ऑब्जेक्ट है जो रिफ्रैक्ट होके लाइट रे इधर आ गई। अब ये जो सेकंड सरफेस यहाँ पर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है
ए पी टू बी, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये तो लाइट रे डायरेक्ट इंसिडेंट हुई है ना, कहाँ से आ रही है नहीं पता। सो यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये देखो, ये जो लाइट रे है ना, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे जो आ रही थी, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सो थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं, ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ। सो ये जो लाइट रे है, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सो हमको यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है, दैट इज आई डैश। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आभासी वस्तु। ये एक आभासी वस्तु हमको प्राप्त होती है, जिसके लिए सेकेंड सरफेस ए पी टू बी का इमेज बनती है आई पर। सो ये इसके पीछे की रामकथा है। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। पहले इसको एक बार और अच्छे से क्लेरिफाई कर लें। ऊपर ऑब्जेक्ट है, लाइट रे चली, कहां से अपवर्तित हुई? ए पी वन बी से, विरल से सघन अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी सरफेस ए पी टू बी, ए पी टू बी से लाइट रे चली, कहां से कहां जा रही है? सघन से विरल अभिलंब की ओर झुक गई। इस सरफेस का अभिलंब ये है, इस सरफेस का अभिलंब ये है। क्यों है? क्योंकि सेंटर से वहां पर हमने ड्रॉ किया है। अब I1 क्या है? ये देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर जो लाइट रे आ रही है, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ एक आभासी वस्तु प्राप्त होती है, जो AP2B के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करती है, जिसकी फाइनल इमेज हमको प्राप्त होती है I पर। सो हम इस डिस्टेंसेस को नाम दे दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को नाम दे दे रहे हैं U, है ना, और जो फाइनल इमेज मिल रही है, फाइनल इमेज I पर मिल रही है, इस डिस्टेंस को हम नाम दे दे रहे हैं V, और जो मिडिल स्टेज इमेज मिल रही थी I1, तो इसको हम नाम दे दे रहे हैं V1, इसको हम नाम दे दे रहे हैं V1। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। पहले AP1B ले लेते हैं। तो सतह AP1B से अपवर्तन के लिए अपवर्तन सूत्र से, हमने अपवर्तन सूत्र देखो ऊपर लिखा हुआ है, वो हम लगा दे रहे हैं अपवर्तन सूत्र से। ठीक है, सो अपवर्तन सूत्र लगा दे रहे हैं। ये अपवर्तन सूत्र है। ये अपवर्तन सूत्र कब के लिए है? जब प्रकाश किरण μ1 माध्यम से μ2 माध्यम में जा रही हो। तो देखो AP1B में प्रकाश किरण μ1 माध्यम से μ2 माध्यम में जा रही है, तो यही फॉर्मेशन में आएगा, विच इज μ2 माइनस μ1, नीचे वैल्यूज लिख रहे हैं, और यहाँ पर आएगा कितना? μ2 माइनस μ1 अपॉन वैल्यू रख देंगे। पर अगर हम दूसरी सतह के लिए देखें, चलो इसके बाजू में यहाँ भी बता दे रहा हूं मैं, जब हम दूसरी सतह के लिए देखेंगे AP2B, तो सतह AP2B के लिए कौन से सूत्र से? अपवर्तन सूत्र से। डेरिवेशन काफी बड़ी है, बट इंपॉर्टेंट है ना। सो AP2B से, अब देखो जब हम AP2B की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश किरण कहां से जा रही है? μ2 माध्यम से μ1 माध्यम में जा रही है, और यहाँ पर μ1 माध्यम से μ2 माध्यम में जा रही है। तो यहाँ कहानी अलग है, जहां μ1 है वहां μ2 है, जहां μ2 है वहां μ1 है। सो फॉर्मेशन यही रहेगा, पर जहां μ1 है वहां μ2 हो जाएगा, और जहां μ2 है वहां μ1 हो जाएगा। सो कितना आना है? μ2, सो यहाँ आना है μ1 माइनस μ1, यहाँ आना है μ2, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। सो यहाँ आना है μ1 माइनस μ2। पहले इसके लिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी आएगी पहले वाले के नीचे, दूसरे वाले के नीचे वस्तु की दूरी, और तीसरे वाले में वक्रता त्रिज्या। तो देखो μ2 AP1B, ये वाली सतह, इस सतह के लिए, सॉरी ये डार्क हो गया, अच्छे से बनाना। इस सतह के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो फाइनल इमेज है जो इसके लिए मिलती है, इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बनता है I1 पर, जो एक आभासी प्रतिबिंब होता है, जिसकी फाइनल इमेज हमको I पर मिलती है। ये प्रतिबिंब देखो, इस सरफेस का जो प्रतिबिंब है वो इस सरफेस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। तो इस सरफेस के लिए हमको प्रतिबिंब कहाँ मिला? I1 पर। प्रतिबिंब की दूरी को नीचे दर्शाते हैं पहले। सो ये प्रतिबिंब की दूरी हमने V1 ली हुई है, तो यहाँ हम V1 शो कर दे रहे हैं। सेकेंड नंबर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा। तो इस सरफेस के लिए देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? O पर। कितना डिस्टेंस है? U। सेकेंड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, वक्रता त्रिज्या। सो ये P1 वाले के लिए हम वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं R1। ठीक है, सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाले जो हम परिणाम है, लेंस निर्माता का जो सूत्र है, ये हम सिद्ध करते हैं किसी पतले लेंस के लिए। डेरिवेशन भी जब आती है आपको तो बोला जाता है कि सिद्ध करके बताइए पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता के सूत्र का निगमन कीजिए। अब ये चीज पतले लेंस के लिए ही क्यों होती है, ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पहले पूरा देखो, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। सो AP2B में आते हैं। AP2B इस सरफेस,
इस सरफेस पे आते हैं AP2B में, और इसके लिए देखते क्या होता है। पहला जो डिस्टेंस आएगा वो किसका डिस्टेंस होगा, इमेज का। तो देखो AP2B के लिए इमेज कहाँ बन रही है, I पर। कितना डिस्टेंस है, V शो कर दिए, माइनस μ2 बाय U। U किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट। अब देखो इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रही थी, I1, जो कितने डिस्टेंस पर है, V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। इसका फॉर्मेशन उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि μ2 से μ1 जा रहे हैं, अपॉन R। सो यहाँ पर R1 लिए, तो इस सरफेस के लिए P2 है, तो सपोज कर लेते हैं इसको R2। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो सिंपल सी कहानी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनी I1 में इस सरफेस के लिए। अरे रुकना भैया, हाँ रुक जा, यहाँ पे नहीं रुकता तो ऐसा रह जा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनी I1 में, कौन सी सरफेस के लिए, AP1B। अब ये जो इमेज बनी AP1B के लिए, ये इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जिसकी इमेज I पर बन रही है। सो इस तरीके से चीजें हो रही है। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। पतले लेंस के लिए क्यों करते हैं, आगे जाके बात कर रहे हैं। पहले समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दे रहे हैं। सो समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 करने पर दोनों इक्वेशंस को जोड़ दे रहे हैं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, μ2 बाय V1 लिख दे रहे हैं, μ2 बाय V1 माइनस फिर है μ1 बाय U, μ1 बाय U प्लस यहाँ LHS कितना है, μ1 बाय V, μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1, μ2 बाय V1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ RHS कितना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। सो μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस इसका RHS है μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। सो μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। इसको अभी अलग कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसा प्रूफ नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है। मैं आपको इजीएस्ट वे में सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो μ2 बाई V1 से μ2 बाई V1 कैंसिल, ये माइनस प्लस है ना। सो इन दोनों में से μ1 कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर बचना है -1 बाई U प्लस 1 बाई V दैट इज इक्वल टू, ये μ2 माइनस μ1 है अपॉन R1 प्लस इससे भी -1 कॉमन ले लेते हैं। सो μ1 माइनस μ2 जो है वो बन जाएगा μ2 माइनस μ1 होल डिवाइड बाय R2। ध्यान से देखें, बाहर μ1 चल रहा है, इसको अरेंज करके लिखेंगे। सो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है जो कि है μ2 माइनस μ1, दोनों में से कॉमन ले लिए। सो यहाँ बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस यहाँ आएगा, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन R2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने आपको लेंस सूत्र कराया हुआ है, दैट इज 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। सो ये 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U की जगह 1 अपॉन F रख सकता हूँ। सो μ1 इंटू 1 अपॉन F दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है इसकी। μ1 अपॉन F दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो क्या करते हैं, इतना हमारा आ गया है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो μ1 है ना, इसको अपॉन में लेके जाते हैं। सो 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये अपॉन में आएगा। सो यहाँ पे आ जाना है μ1, और यहाँ चल रहा है कितना, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखना, तो जब ये μ1 डिवाइड होगा, सो यहाँ आएगा 1 अपॉन F, μ1 डिवाइड होगा, सो यहाँ पे आ जाना है कितना, μ2 अपॉन μ1, और μ1 अपॉन μ1 हो जाना है 1। सो यहाँ पे आ जाना है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और 1 अपॉन F इस μ2 बाई V1 को कितना लिखते हैं, 1 μ2 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो ये आपका लेंस मेकर का फॉर्मूले का प्रूफ आ गया। ये μ2 बाई V1 को 1 μ2 कैसे लिखते हैं, ये मैंने वहां समझाया हुआ है, जो मैंने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का प्रूफ कराया है।
सो आप जाके देखना, आपको पुराने लेक्चर में मिलेगा। सो इतना ही डेरिवेशन में, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस छोटा सा एक डिस्कशन कर ले रहे हैं कि ये पतले लेंसों के लिए क्यों होता है। देखो यहाँ पर बात होती है R1 और R2 की, और एक्चुअल में ये R1 और R2 जो डिस्टेंसेस होते हैं, ये सरफेस के पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है। अगर मैं R1 की बात करूँ तो ये डिस्टेंस होगा, और R2 की बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। पर किसी लेंस के लिए सारी दूरियां नापते हैं उसके प्रकाशिक केंद्र से, जिसको मैंने ई नाम दे दिया है। तो यहाँ पर हम अवधारणा मान के चलते हैं कि लेंस बहुत पतला है। सो ये वाले जो P1 और जो P2 वाले पॉइंट है वो ई के समीप है। P1 और जो P2 पॉइंट है वो ई के समीप है, जिससे ये दूरियां R1 और R2 हम रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दूरियां लेंस के लिए कहां से नापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। ये उसके पीछे की कहानी है। तो उम्मीद है डेरिवेशन समझ में आई होगी। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोशिश करेंगे अगले में हम अवतल के लिए कर लें। वैसे एक ही दिया हुआ है कई सारी बुक्स में, उत्तल के लिए हम चाहेंगे तो अवतल के लिए भी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय। Like a Hellcat.